नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे। चीन के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहे हैं और काफ़ी लोगों से उनकी मुलाकात होगी। चीन को अचानक क्या सूझा कि वो अपने डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर को भारत भेजे। दरअसल बिजनेस, ट्रेड, ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर बन गया है। ये ठीक है कि भारत अभी रिसीविंग एंड पर है चाइना के सामने, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि करीब करीब 120 बिलियन डॉलर का सामान भी भारत चीन से खरीदता है, जो कि दुनिया में करीब करीब चौथे पांचवें नंबर पे सबसे बड़ा इंपोर्टर, बल्कि चौथे नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो जहां चीन को एक तरफ पाकिस्तान जैसे वफादार देश भी चाहिए, वहीं उसको धंधा भी तो करना है ना। तो वो फिर कभी इधर कभी उधर, कहने को तो पाकिस्तान के साथ वो परमानेंट खड़ा है, लेकिन फिर परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि वो इंडिया को भी इग्नोर नहीं कर पाता है। लॉस एंजलिस के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है, हालात बहुत नाजुक हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। टर्की की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, और यहां पर यह बता दूं कि उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के टूरिस्ट बंद हो गए तो उसकी वजह से। उससे काफी पहले से टर्की की जो इकॉनमी है वो टैंक हो रही है, और वहां पर ब्याज दरें बढ़ती चली जा रही हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी करेंसी बहुत डाउन हुई है पिछले कुछ समय के अंदर। इसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चीन के जो क्या कहते हैं डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, और भारत में वो किससे मुलाकात करेंगे। इंडिया और चाइना के जो संबंध हैं वो हॉट एंड कोल्ड चलते रहते हैं, लेकिन जब कभी बहुत क्रूशल मोमेंट आता है तो हमने पाया कि चीन भारत के जो विपक्ष में है या विरोधी हैं, पाकिस्तान जैसे देश हैं, उनके साथ खड़ा नजर आता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, और खुलकर उसने सहमति जताई कि मैं तो पाकिस्तान के साथ हूं। गलवान जब हुआ था तब भी यही लंबा चौड़ा गतिरोध हुआ था 5 साल तक, तब भी रिश्ते खराब हुए थे। लेकिन ड्रैगन हमेशा से पाकिस्तान का समर्थक तो रहा है, ये बात तो सही है। अगर ये बात सही है तो फिर चाइना के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो सुई वेइडोंग जो है वो भारत क्यों आ रहे हैं, इसको किस रूप में देखा जाए, मकसद क्या है। मैंने पहले भी कुछ एपिसोड्स किए थे और मैंने उसमें बताया था कि चाइना की अर्थव्यवस्था, इकॉनमी इस टाइम थोड़ी से नाजुक दौर से गुजर रही है, और उसके इंटरनल जो कंपल्शंस हैं, सारे के सारे पॉलिटिकल हों या ट्रेड के इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं, वो उसको परेशान कर रहे हैं। तो इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन इकोनॉमी की अपना चाइना की नहीं है। पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को वो सपोर्ट करेगा बिना पैसे के सपोर्ट करेगा। ये सही है, पैसे भी नहीं लेगा उससे, मिलिट्री सपोर्ट भी देगा, पैसे भी नहीं लेगा, पर पैसे कमाएगा कहां से अल्टीमेटली, ये भी तो क्वेश्चन है ना। पैसे कमाने के लिए करीब करीब 5 मुल्क हैं जिसको सबसे ज्यादा उसका एक्सपोर्ट होता है। करीब $450 बिलियन अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। इसके बाद करीब करीब 250 से $250 जापान को एक्सपोर्ट होता है इसका। अब देखिए सारे वेस्टर्न मुल्क हैं एक तरह से आप देखोगे इसको। उसके बाद एशिया के अंदर जो तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना से, जो करीब 170-175 बिलियन डॉलर का माल मंगाता है, वो कोरिया है, साउथ कोरिया। बाद में 2 कंट्री ऐसे हैं जो करीब करीब 125-150 बिलियन डॉलर के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में हांगकांग को मिला लो तो वो इंडिया 150 बिलियन डॉलर का या 140 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हो जाता है। तो जहां पे वियतनाम जो है 130-140 के आसपास, और इंडिया भी 140 के आसपास है, तो ये करीब करीब समझो तीसरे चौथे पे, या समझ लो चौथे नंबर का जॉइंट ये इंपोर्टर्स है। अब वहां पर जो ज्यादा करके बातचीत ये हो रही है कि टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व हो गई है, लेकिन धंधा किससे करना है, क्या करें। BYD भारत आना चाहता था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं कारें बनाने का सबसे बड़ा उसका एक कंपनी है, उसको भारत परमिशन नहीं देता। परमिशन नहीं देता तो अब रेयर अर्थ बंद कर दिए गए, तो इंडिया की भी जो कारें इलेक्ट्रॉनिक हो या दूसरी वो बननी बंद हो जाएंगी। लेकिन एक तरफ तुम चोट पहुंचाते तो हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम अगर बिजनेस नहीं करोगे तो चोट खाओगे भी। अब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वहां से, जो इस समय जो बात निकल कर आई है कि डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो शायद और अगले 2 दिनों के अंदर भारत में, या हो सकता है कल ही भारत में पहुंच जाए, और उनसे बातचीत होगी, भारत सरकार की बातचीत होगी, अलग अलग ऑफिशियल से उनकी बातचीत होगी। वहां पर जो ये मुद्दा है
चाइना का जो ड्रैगन का पाकिस्तान के साथ है वो भी उठाया जाएगा, और इसके साथ ही ट्रेड के मुद्दों पर सीधी बातचीत होने जा रही है इस टाइम कि भाई अल्टीमेटली ट्रेड को इम्प्रूव कैसे किया जाए और किस ढंग से दोनों एक दूसरे के ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अभी जो करीब करीब ट्रेड 150 और 160 बिलियन डॉलर का हांगकांग को मिला के उसको बढ़ा के 200 बिलियन डॉलर तक कैसे ले जाया जाए। अब 200 बिलियन डॉलर तक ले जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा, अब पाकिस्तान से तो कुछ मिलेगा नहीं, उसकी टोटल बजट 62 बिलियन डॉलर का है, 62। इंडिया का एक साल का जो इंपोर्ट है जो चाइना से है वो 140 बिलियन डॉलर का है। तो आप समझो कि क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के बजट से 2.5 गुना ज़्यादा तो इंडिया वहाँ से इंपोर्ट करता है। तो चाइना से जो फीडबैक हमें मिली है, जो उनके ऑफिशियल जो हैंडल्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो बातचीत अभी जो हो रही है ये इसमें चाइना और इंडिया के बीच में जो हवाई सेवाएं हैं उनको शुरू करने की बात है, व्यापार को बढ़ाने की बात है और व्यापारिक क्षेत्र में इंडिया के साथ रिश्तों को सुधारने की बात है। इसलिए डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आ रहे हैं। चलिए, अल्टीमेटली कर रहा तो धंधा ही है ना, आप कब तक मुफ्त की चीज़ें दे दे के अपने कंट्री को चलाएंगे, किसी न किसी के साथ तो धंधा करना पड़ेगा। और जो चौथा दुनिया का बिगेस्ट आपका ट्रेड पार्टनर है, आप अचानक से उसको पूरी तरह से बायकॉट भी नहीं कर सकते। कंपल्शंस होते हैं, सबके साथ कंपल्शंस हैं। दूसरा कि लॉस एंजलिस के अंदर जो कर्फ्यू लगा हुआ है ये अपने आप में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। एक तरह से कहा जाए लॉस एंजलिस एक मणिपुर बन गया है जी। और यहाँ पे जो तोड़ फोड़ हुई है, टूट फूट हुई है, सुना है मास्क लगा के लोगों ने एप्पल के शोरूम भी लूट लिए हैं और वहाँ पर लोकल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन हो गई है, लोकल इमरजेंसी की। वहाँ के लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में कर्फ्यू लगा हुआ है इस टाइम। और लॉस एंजलिस की मेयर ने आगे कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से जिस ढंग से जो वो टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ के लोगों को और जिस ढंग से वो मरीन्स को लाकर, कमांडोज को लाकर उनको तंग कर रहे हैं, उसको बंद करो। 23 प्लेसेस के ऊपर लूटपाट हुई है। 23, ये मेयर का कहना है। 23 प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर कि मास स्केल पे लूटपाट हुई है। और बीच में फिर पुलिस के एक हेलीकॉप्टर को भी वहाँ पर उसको निगरानी करते हुए देखा गया है। और कर्फ्यू कई जगह पे लगा हुआ है, 23 प्लेसेस पे है। 4,000 नेशनल गार्ड्स और 700 मरीन की तैनाती का जो हुक्म है, इसका बड़ा विरोध किया जा रहा है। अब किस पर छापेमारी हुई? अमेरिका में बवाल जो है, ये चक्कर क्या है? वहाँ पर जो उनकी फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं उसमें जो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन है वो तो गैर अमेरिकन सारे के सारे। अमेरिकन तो बहुत पैसे मांगते हैं, तो जो गैर अमेरिकन है जिसको कई बार आप इलीगली बोलते हैं, उसके सारे तो उनकी इकॉनमी चलती है। लॉस एंजलिस शहर का जो इलाका है 4,000 स्क्वायर माइल में बसा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी अमेरिका के जो रिच लोग हैं रहते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर के भी लोग रहते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर लाखों लोग काम करते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा योगदान है। अब यहाँ पर अवैध लोग बहुत हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत हैं। चलो मान लिया इलीगल कहाँ नहीं, दुनिया के हर शहर में है। ये लोग उनकी वहाँ खेती भी करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, सस्ते में काम करते हैं, उनके घरों में भी काम करते हैं। तो शहर में करीब करीब 1 करोड़ लोग हैं, जो कैलिफोर्निया की आबादी का 27% है। लॉस एंजलिस में 1 करोड़ लोग रहते हैं, कैलिफोर्निया की जो टोटल आबादी है उसका 27%। समझो 4 करोड़ की आबादी उनकी है, 3.25 करोड़ की। 1/3 लोग ऐसे हैं लॉस एंजलिस में जो किसी और देश में पैदा हुए और बाद में अमेरिका में आके बसे हैं। ये कहा जा रहा है कि लॉस एंजलिस के अंदर 9 लाख ऐसे इमिग्रेंट हैं जिनके पास कोई पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो इलीगल है यहाँ पर सारे के सारे। लेकिन लॉस एंजलिस में रहने वाले हर फैमिली के अंदर किसी एक मेंबर के पास जो जरूरी पेपर होने चाहिए वो नहीं है। और इसमें ज़्यादा करके जो लोग हैं लैटिनोस की हैं। लैटिनोस मतलब लैटिन अमेरिका से आए हुए जो लोग हैं। अब ये लोग अलग अलग किस्म की भाषाएं बोलते हैं, स्पेनिश भाषा बोलते हैं। लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप सरकार के खिलाफ इतना तीव्र प्रदर्शन जो हुआ है, वो शायद इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट के अधिकारियों ने जो रेड मारी है, ये उसके बाद शुरू हुआ। वहाँ पर दर्जनों लोगों को अरेस्ट किया गया। इस गिरफ्तारी के दौरान लोगों ने, जो टीमें आई थी रेड करने, उन पर अंडे फेंके, घेराबंदी की और एक किस्म से बहुत कुछ ऐसा हुआ कि जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे लगता है कि अब जो भी है, जैसा भी है, फिलहाल स्थितियां जो है वहाँ पे नाजुक बनी हुई हैं। आते एक टर्किश इकॉनमी के ऊपर जो लगातार डूब रही है। क्यों डूब रही है? उसके जो इकोनॉमिक जो संकट थे वो
10 अगस्त 2018 में उसके आर्थिक संकट की शुरुआत हुई थी। समझो आज 5 साल हो गए। करेंसी लीरा जो है बुरी तरह से टूट गई थी और वहां पर जो अभी महंगाई की जो दर है वो बहुत ज़्यादा है। 2018 में केवल 1.5 महीने के अंदर लीरा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 35% गिर गई थी और टर्की पर कई किस्म की तभी सैंक्शंस भी लगी थी। अगर आप इंटरेस्ट रेट देखो, यानी कि किस इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसे मिलते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे देख के कि टर्की में इंटरेस्ट रेट 46% है। 46% है। इंडिया में रेट क्या है? 5.5%। उसके बाद अर्जेंटीना, जहाँ पे बहुत इन्फ्लेशन है, 29% इंटरेस्ट। रशिया में 20%, ब्राज़ील में 14.5%, मैक्सिको में 8.5%। लेकिन इंडिया के 5.5% के मुकाबले तो टर्की 46%, 46% का इंटरेस्ट रेट है। जबकि बाकी देशों में, ऑस्ट्रेलिया में 3.8, ब्रिटेन में 4.25, अमेरिका में 4.5, सऊदी में 5%, चाइना 3%, कनाडा 2.75%। तो ये है। तो टर्की की जो इकॉनमी है वो एक तरह से अपने आप से जूझ रही है। एक तो लीरा उसका बहुत नीचे गिर गया, ऊपर से उसका जो लैंडिंग रेट्स हैं बहुत हाई है। तो इतने पे इंटरेस्ट रेट पे कौन लोन लेगा अल्टीमेटली बैंकों से? 46% का इंटरेस्ट रेट भाई, दैट इज समथिंग एबनॉर्मल। और महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग काफ़ी हार्ड प्रेस्ड हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया के टूरिस्ट जाना बंद हो गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे 6.25 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं और इंडिया के टूरिस्ट तो 3-3.5 लाख ही हैं। तो इंडिया के टूरिस्ट नहीं भी जाएंगे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। लेकिन वो अपनी जो उनकी इकॉनमी की जो वीकनेस है, ये उससे जूझ रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक से आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, उसके लिए नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। तो डू हेल्प अस। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगले अंक में बहुत जल्दी। शुक्रिया आपका।